गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो रिप्लाईज होता है आपके 11th और 12th में जो टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का एग्जाम में 4 नंबर का आता है, सॉरी। तो उसके बारे में चर्चा की थी कि रिप्लाईज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाईज में अपन ने कल एक्सेप्ट वाला किया था। मैं सोच रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जो फॉर्मल रिप्लाईज में 2 प्रकार बताए थे मैंने, एक तो होता है आपका एक्सेप्ट वाला, एक है डिक्लाइन। यानी एक्सेप्ट को तो अपन क्या बोलते हैं, स्वीकार्य, और डिक्लाइन को क्या बोलते हैं, अस्वीकार्य। यानी इसको अपन अस्वीकार करते हैं, कोई अपने अर्जेंट वर्क हो जाता है तो उस फंक्शन को अपन अटेंड करने में अनेबल रहते हैं, इसलिए ये डिक्लाइन वाले रिप्लाईज दिए जाते हैं। और एक्सेप्ट वाले में अपन सहर्ष स्वीकार करते हैं, और आप सामने वाले जो इनविटेशन देने वाला है उसको अपन बोलते हैं सहर्ष, खुशी से बोलते हैं, धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें याद किया, हम जरूर इस फंक्शन, आपके इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। तो ये एक्सेप्ट में होता है, ये एक डिक्लाइन में होता है। तो एक्सेप्ट वाला, जैसे कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि आपको किसी ने अपने जन्मदिन पर इनविटेशन दिया है, तो आपको राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, ऐसा कुछ अपन ने किया था। एक क्वेश्चन में आज फिर बताता हूं आपको फॉर्मल रिप्लाई का जो एक्सेप्ट वाला है। अगर किसी के क्लियर नहीं हुआ है तो आज क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे यू हैव, जैसे नाम दे देता हूं मैं, जैसे यू आर माही, यू आर माही, you have received an invitation letter from your friend Mayank Agrawal. Okay, you are Mahi, you have received an invitation letter from your friend Mayank Agrawal to attend his marriage, to attend his marriage on 20 October 2020 on Sunday at 8 PM at
his residence जयपुर। Write a formal reply to accept this invitation। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न को देखते ही आपको ये चीज समझनी है कि यहां इनविटेशन देने वाला कौन है और इनविटेशन प्राप्त करने वाला कौन है। अगर ये चीज आप क्लियर कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मल रिप्लाई है वो क्लियर होगा। अब यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एग्जामिनर ने दिया है कि यू आर माही, तुम माही हो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर, आपको एक निमंत्रण पत्र मिला है, प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र से, और आपका मित्र है मयंक अग्रवाल, टू अटेंड हिज मैरिज ऑन 20 अक्टूबर 2020 ऑन संडे एट 8 PM एट हिज रेजिडेंस जयपुर। यानी आप माही हो और आपको आपके मित्र, परम मित्र मयंक अग्रवाल ने अपने शादी के अवसर पर एक निमंत्रण पत्र भेजा है। तो आपको क्या देना है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन। तो आपको इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए एक स्वीकार्य औपचारिक रिप्लाई लिखना है, देना है अपने मित्र मयंक अग्रवाल को। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन अपना। अब अपन आंसर क्रिएट करते हैं कि आंसर किस प्रकार लिखा जाएगा। जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, मैंने कल बताया था कि ये जो फॉर्मल रिप्लाई होता है फॉर्मल रिप्लाई होता है, ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और थर्ड पर्सन में आपको पता है क्या आता है, ही, सी, इट या नेम किसी व्यक्ति का। ये हाँ यही है, ही, सी, इट या नेम के साथ में दे भी होता है। ये शब्द होते हैं, इनके साथ यानी इनका यूज करते हुए अपने को रिप्लाई का निर्माण करना होता है। तो अब यहां सबसे पहले आंसर लिखते समय आपको, यानी जिसको इनविटेशन लेटर प्राप्त हुआ है वह धन्यवाद देगा। किसको, जिसने इनविटेशन दिया है यानी निमंत्रण दिया है। तो यहां माही है, माही थैंक्स। अब यहां माही एक क्वेश्चन है, इसलिए एक क्वेश्चन कर्ता के साथ में क्रिया में हमेशा ऐसे एस लगाते हैं। माही थैंक्स मयंक अग्रवाल फॉर द काइंड इन्विटेशन। अब ये यहां तक तो ये लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी है, क्योंकि अपनी तरफ से क्या है, ये नाम तो दिए हुए हैं, आपको केवल थैंक्स शब्द लिखना है और ये लाइन लिखनी है फॉर द काइंड इन्विटेशन। अब यहां से टू से लगा करके यहां जयपुर तक एज इट इज आप कॉपी कर दो। तो टू अटेंड हिज मैरिज ऑन 20 अक्टूबर 2020 ऑन संडे at 8 PM
एट हिज रेजिडेंस। रेजिडेंस का मीनिंग क्या होता है? निवास स्थान। रेजिडेंस कहाँ? जयपुर। तो ये यहां से मतलब माही थैंक्स मयंक अग्रवाल फॉर द काइंड इन्विटेशन हो गए यहां तक। फिर आपको टू अटेंड से लेकर जयपुर तक वाली जो सेंटेंस है, यानी मेरी सेरेमनी की डेट क्या है, वार क्या, दिन कौन सा है, समय क्या है और वेन्यू कौन सा है, वेन्यू कहाँ है, ये सब चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। अगर आपको बाई चांस एग्जामिनर अगर नहीं देता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। अपनी तरफ से ये चीज आपको आंसर लिखते समय आंसर में लिखनी है, ये मस्ट है। क्योंकि शादी कब है, कहाँ है और कितनी तारीख को है, कितनी बजे फंक्शन शुरू होगा, ये चीज आपको जरूर से लिखनी है। अब ये जो आगे से स्पेस रह गया, इसको खुला ऐसे कैसे छोड़ दो। अब नई लाइन से शुरुआत करते हैं अपन। यहां मैंने आपको कल क्या बताया, अब यहां माई की जगह अपन ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ही। ठीक है, तो ही हैज ग्रेट प्लेजर। ही हैज ग्रेट प्लेजर। He has great pleasure in accepting the invitation। हो गया। अब इतना करने के बाद में इस बॉक्स को अपने को बंद करना है। ये बॉक्स ज़रूरी होता है बनाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एग्जामिनर ये चीज़ नोट करता है कि आपने किस प्रकार, आपका लिखने का तरीका क्या है, लिखने की स्टाइल क्या है। तो ये इस प्रकार अपन एक फॉर्मल रिप्लाई जो एक्सेप्ट वाला होता है, इसका अपन ने क्या किया है, यानी आंसर दिया है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। इसमें चीज़ यही ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि किसने किसको इनविटेशन दिया है। आपको अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर देते हो एग्जाम में, माही की जगह तो मयंक अग्रवाल लिख देते हो और मयंक अग्रवाल की जगह माही लिख देते हो, तो वो उल्टा हो गया। आपने रिसीवर को तो सेंडर बना दिया और सेंडर को क्या बना दिया, रिसीवर बना दिया। तो एग्जामिनर यही चीज़ नोट करता है कि ये चीज़ अगर स्टूडेंट्स को पता है तो आगे बिल्कुल क्लियर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मल रिप्लाईज होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। थर्ड पर्सन में आपको पता है ही, सी, इट, नेम, दे, ये शब्द आते हैं। और यहाँ माही भी लिख सकते हो आप, और यहाँ माही की जगह ही भी लिख सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर दो व्यक्ति है, तब आपको यहाँ थैंक लगाना है। क्या लगाना है? थैंक लगाना है। अगर दो से एक व्यक्ति है तब आपको थैंक्स करना है। जैसे अभी यहाँ माई सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ थैंक्स कर दिया। अगर दो व्यक्ति है तो यहाँ भी थैंक करना है और यहाँ दे लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि जब एक से दो प्लूरल में आ जाते हैं तो दो व्यक्तियों के लिए अपन दे शब्द यूज कर सकते हैं, दे यूज करते हैं। और दे के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लेगा हो, तो दे के साथ में हैव आ जाएगा। तो यहाँ ही के साथ है जाए, अगर यहाँ दे होता तो यहाँ अपन क्या करते, हैव यूज करते। ठीक है ना? तो यहाँ दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन हो जाता। तो ये था आपका फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट वाला। अब अपन चर्चा इसके बाद में करते हैं इन फॉर्मल का जो डिक्लाइन वाला होता है उसकी चर्चा करेंगे। अब देखो अपन ने पहले बात की थी फॉर्मल जो रिप्लाई था, फॉर्मल रिप्लाई दो प्रकार का होता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाला। तो अपन ने इससे पहले
फॉर्मल जो रिप्लाई का जो एक्सेप्ट वाला जो पार्ट था अपन ने वो किया था। अब अपन चर्चा करने वाले हैं डिक्लाइन वाला। डिक्लाइन को हिंदी में आपको पता है क्या बोलते हैं? अस्वीकार्य। अस्वीकार्य। तो अस्वीकार्य का मतलब क्या है? अपने को क्या बताना पड़ेगा? रीजन बताना पड़ेगा कि आप किस कारण इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हो। तो बात तो वो की वही है, ये भी फॉर्मल रिप्लाई है तो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, ही सी इट दे नेम का प्रयोग करेंगे अपन। बस अंतर इतना सा ही है, ध्यान में रखना है आपको कि इसमें और वो का वही आएगा, थैंक्स आएगा और वेन्यू वगैरह, डेट वगैरह, टाइम वगैरह वही आएगा। बाद में उसके बाद में आपको एक लाइन नई जोड़नी है, आपको रीजन बताना है। कई बार तो क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर रीजन दे देता है, ठीक है ना, ड्यू टू लगा के रीजन दे देता है, लेकिन अपने पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि यू आर मिस्टर शर्मा, आप मिस्टर शर्मा हो, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर ए.के. जैन अजमेर। ये यानी जैन परिवार से आपको निमंत्रण पत्र मिला है। किसको मिला है? मिस्टर शर्मा को मिला है। अजमेर में रह रहे हैं। टू अटेंड, किस लिए? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ दियर सन नमन ऑन 14th September 2020। ओके, तो at 8 PM राइट ए फॉर्मल रिप्लाई फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब देखो यहां डिक्लाइन का पता कैसे लगता है? देखो ये नाम आ गया, फॉर बीइंग अनेबल। अनेबल का मतलब हम इस फंक्शन को अटेंड करने में सक्षम नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश। कोई हमारे परिवार में मान लो किसी की कोई डेथ वगैरह हो जाती है या कोई अर्जेंट वर्क हो जाता है, मदर्स इलनेस, सिकनेस बोल सकते हैं अपन, ड्यू टू हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट और डिक्लाइन में यही अंतर है कि आपको क्या देना है, डिक्लाइन में रीजन बताना है। आपको क्या देना है? एक रीजन। कई बार तो क्या होता है, एग्जामिनर बच्चों की फैसिलिटीज के लिए क्या है, सुविधा के लिए दे देता है क्वेश्चन के अंदर, और कई बार क्या है, बच्चों को अपनी तरफ से रीजन लगाना पड़ता है। तो इसमें कोई ज्यादा नई बात नहीं है। तो अब इसको आपको ये भी पता है कि ये जो रिप्लाई है ये थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं होता है इसमें। और नई चीज यही है कि इसमें आपको एक रीजन बताना पड़ता है, उचित कारण देना पड़ता है कि हम इस कारण से आपके इस बर्थडे पार्टी को या आपके गृह प्रवेश को या आपकी रिंग सेरेमनी को या आपकी मैरिज सेरेमनी को इस कारणवश अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, हमें खेद है, ठीक है ना। तो अब अपन आंसर लिखते हैं अपन कि किस प्रकार इसका आंसर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले आंसर लिख दिया। अब यहां वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वो अभी बार फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि रिसीवर कौन है और सेंडर कौन है। अब यहां मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको मतलब कि इनविटेशन देने वाला कौन है यहां, तो देने वाला इस क्वेश्चन के अंदर मिसेज एंड मिस्टर ए.के. जैन है। ये इनविटेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मिस्टर शर्मा को दे रहे हैं। तो धन्यवाद कौन देगा, थैंक्स कौन बोलेगा? मिस्टर शर्मा बोलेगा। ओके, तो यहां अपन लिख देंगे मिस्टर शर्मा थैंक्स। अब किसको देगा? मिसेज एंड मिस्टर ए.के. जैन फॉर। अब देखो यहां ध्यान देना है आपको, अपन ने यहां सिंगल व्यक्ति था तब अपन हिज कर रहे थे। अगर यहां कोई मेल पर्सन था तो मेल के लिए ही का हिज कर देते हैं। अगर कोई लड़की इनविटेशन दे रही है तो यहां अपन फीमेल के लिए हर का यूज कर रहे थे, फॉर हर काइंड इनविटेशन, फॉर हिज काइंड इनविटेशन। बट अब एक चीज नोट रखनी है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यहां दो पर्सन है, यानी एक से ज्यादा है
प्लूरल नंबर में, तो प्लूरल नंबर के लिए आपको पता है दे का यूज करते हैं, तो दे का क्या हो जाएगा बेटा, दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर। फॉर दियर काइंड इनविटेशन। ठीक है, ये इतना अपन ने पहले भी लिखा था। अब जो मैटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, टाइम, डेट वगैरह, वेन्यू वगैरह वो लिख दो, और किसका जन्मदिन है, टू अटेंड द बर्थडे, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ डियर सन। डियर सन का नाम भी दे रखा है, यहां नाम है तो लिख देते हैं अपन, नमन। कब है, ऑन। हमेशा ध्यान रखना बेटा, डेट से पहले हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, ऑन प्रेपोजिशन का। और जो डे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है, सैटरडे, फ्राइडे, इनसे पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। और जो समय होता है, समय से पहले हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या स्टूडेंट ऑन की जगह एट कर देता है और एट की जगह ऑन का यूज कर देता है, तो वो गलत हो जाता है। ऑन कब है, यहां डेट डाल देते हैं अपन, 14 सितंबर 2020। अब समय लगा देते हैं, समय से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करना है, एट PM। अब यहां रेजिडेंस दिया हुआ नहीं तो अपन लिख देते हैं फिर भी, एट डियर रेजिडेंस। हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है, तो एक्सेप्ट वाले में तो अपन ने यहां करके बस सीधा सा लिख दिया था, ही हैज ग्रेट प्लेजर टू इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इतना कर दिया था। लेकिन अब यहां इस लाइन में अपने को रीजन देना है, क्योंकि ये डिक्लाइन वाला है, और डिक्लाइन वाले में अपना कारण क्या है, अपन इस फंक्शन को अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब यहां से आपको लिखना है बट। अब यहां ध्यान देना है, अगर यहां एक व्यक्ति है तब तो ही लगा दो, मेल पर्सन है तब ही आ जाएगा, अगर फीमेल है तो सी कर देंगे, अगर एक से ज्यादा है तो भी यहां दे कर देंगे। अपने पास तो यहां मिस्टर शर्मा एक ही है, तो बट ही रिग्रेट्स। रिग्रेट्स यानी होता है दुख व्यक्त करना, पश्चाताप करना। बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस इवेंट ड्यू टू का आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ड्यू टू का मीनिंग होता है के कारण। ड्यू टू को हिंदी में क्या कहते हैं, के कारण। क्या बोलते हैं अपन, के कारण बोलते हैं। तो इवेंट ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे। ये लाइन नहीं जोड़नी है, बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू। अब अगर ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल, तो यहां अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आई एम अनेबल टू अटेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इस लाइन की जगह अपन यहां ये भी लिख सकते हैं, बट आई एम अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन या अटेंड दिस इवेंट ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे। हो गया, ये रीजन दे दिया। यहां कई बार क्या है, दो कारण पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको 2-3 कारण माइंड में होने चाहिए कि जैसे एक तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग वाला दे दिया, या
ऐसे बोल सकते हैं, मदर्स इलनेस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क इन माई फैमिली, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये 2-3 रीजन आसानी से अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ ये जो स्पेस रह गया इसको छोड़ दो ऐसे ही, फिर नई लाइन से आपको शुरुआत करनी है। क्या लगना है, अब यहां देखो थर्ड पर्सन का यूज करना है अपने को। अगर यहां मिस्टर शर्मा अकेला है तब अपन ही करेंगे। क्या यूज करेंगे, ही। अब मतलब वो अटेंड तो कर नहीं पा रहा है इसको फंक्शन को, तो वो कामना करता है, इच्छा व्यक्त करता है। ही विशेष टू एवरी सक्शन, every success, he wishes to every success, he wishes every success to the event, या टू द फंक्शन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। बॉक्स में बंद करके, मतलब ये एनवेलप सा बन गया, लिफाफा सा बन गया। ये अपना क्या हुआ, जो फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइन वाला जो पार्ट था ये अब ये कंप्लीट होता है। तो अब इसमें नई चीज क्या आई, एक्सेप्ट और डिक्लाइन में अंतर यही है कि डिक्लाइन में आपको एक सॉलिड रीजन बताना पड़ता है कि मैं इस कारण इस आपके इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता हूं, मुझे खेद है। तो इसीलिए अपन ने ये लाइन लिखी है, बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस इवेंट ड्यू टू ऑन इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे, ही विशेज एवरी सक्सेस टू द इवेंट। अब वो जा तो मतलब अटेंड तो कर नहीं पा रहा है उस फंक्शन को, तो वो उसके साथ में ही घर बैठे ही वो क्या है, कामना करता है, इच्छा करता है, ही विशेज एवरी सक्सेस, इस फंक्शन के सफल होने की कामना करता है। तो आपका जो फॉर्मल जो पार्ट था फॉर्मल रिप्लाई वाला, ये आज कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो इनफॉर्मल रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई में भी यही 2 चीज है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाला, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि मैंने यहाँ 2-3 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, तो आप अब जैसे मैंने ये बर्थडे का बताया है, तो आप कोई मैरिज का लेकर के या रिंग सेरेमनी का लेकर के या कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी इन आवर फैमिली, जैसे गृह प्रवेश हो गया, ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके।